हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ और इसके लक्षण को पढ़े थे। आइए अब जो है उत्तर व्यवहारवाद का अगला एपिसोड को जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण को पढ़ना है कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय कैसे हुआ और इस उदय का कारण क्या था। उदय के कई कारण बताया जाता है, जिसमें कि पहला है कि व्यवहारवाद की अपर्याप्तता एवं अपूर्णता। क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद के बाद हम पढ़ रहे हैं और ऐसे भी उत्तर व्यवहारवाद है, यानी व्यवहारवाद के बाद का व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद में जो खामियां थी, जो कमी थी, उसे पूरा करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद डेविड स्टन ने लाया 1969 में। और व्यवहारवाद का प्रणेता या प्रवर्तक भी डेविड स्टन ही थे और उत्तर व्यवहारवाद का भी डेविड स्टन ही है। क्या कहा पहला कि व्यवहारवाद की अपर्याप्तता एवं अपूर्णता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक रूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लग गए। फिर दूसरा है कि व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। व्यवहारवादी यानी कि जो रिसर्च हो रहा था बिहेवियर पर, उसमें असंतोष प्रकट हुआ। उत्तर व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का ही परिणाम था। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया है, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन जो है वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं है। तीसरा जो कारण है उदय का कि अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। ठीक है, जो हम उत्तर व्यवहारवाद का जो हम स्टडी करेंगे तो वो जो है जो नेचुरल साइंस है उसके तरह संभव उत्तर व्यवहारवाद नहीं हो सकता है। यही जो है प्रमुख कारण है। ठीक है, आगे जो है चौथा पॉइंट है उदय का कारण कि समाज में विश्व मानवता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों की उपेक्षा किया गया। व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज्य व्यवस्थाएं और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए। उदाहरण के लिए आणविक युद्ध का भय होने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जो है जापान के 2 शहरों पर जो बम गिराया, उसके बाद से ये चीज़ जो है भय होने लगा। अमेरिका में काले और गोरों का विभेद, तानाशाही शासन की बढ़ती संभावनाएं और प्रवृत्तियां, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट, इन सारे कारणों के कारण जो है उत्तर व्यवहारवाद का उदय होता है। किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा की थी। उत्तर व्यवहारवाद का प्रश्न यह था कि उच्च तकनीकी पर्याप्तता और परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग की उपयोगिता क्या थी। यदि राजनीति विज्ञान उस स्थिति में नहीं थे तो वे समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझ सके और उनके समाधान की दिशा में योगदान दे सकते। ठीक है, ये तो रहा उसके कारण। अब उत्तर व्यवहारवाद की भी आलोचनाएं हुई है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि कोई भी सिद्धांत किसी व्यक्ति ने दिया है तो उस सिद्धांत में भी बहुत सारे लोग हैं कि कमियां निकाल देते हैं, और उस व्यक्ति में भी जो अपना सिद्धांत दिया या जो उसका जो विचारधारा है उसमें कमियां निकाल ही देते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि महात्मा गांधी का बहुत सारा योगदान रहा देश को आज़ादी दिलाने में, लेकिन फिर उन्होंने गोली से क्यों मारा गया? क्योंकि कुछ लोगों को महात्मा गांधी पसंद नहीं थे,
कुछ लोगों को महात्मा गांधी का सिद्धांत पसंद नहीं था, कुछ लोगों को महात्मा गांधी का विचारधारा पसंद नहीं थी। तो क्या हुआ, उसकी वो लोग क्या करेंगे, बुराई करेंगे, यानी आलोचना करेंगे। तो व्यवहारवादी आया, व्यवहारवादी में जो पहले तो परंपरावादी आया, परंपरावादी में जो कमियां थी, व्यवहारवादी आया, व्यवहारवादी में जो कुछ भी कमियां रहा उसे उत्तर व्यवहारवाद में डाला ही गया। फिर इसमें भी क्या कमियां रह गई, तो आइए जानते हैं क्या कमियां हैं। उत्तर व्यवहारवाद में अंतर विरोध है, यानी उत्तर व्यवहारवाद में सबके सब के मन में जो है बनता नहीं है। मूल्य एवं तथ्य दोनों को महत्व देने के कारण उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक साथ ही मूल्य प्रधान, आदर्शवादी एवं व्यक्तिनिष्ठ के अलावा मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी व वस्तुनिष्ठ भी बनाना चाहते हैं। परंतु क्या यह संभव है? नहीं है। इसी को अंतर्विरोध कहा है। दूसरा है कि अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जो उत्तर व्यवहारवाद है वो तकनीक से पहले सार को महत्व देता है, यानी कि कोई अगर घटना है तो या फिर कोई अगर ये सिद्धांत है या कोई अगर काम आगे हम करने वाले हैं तो वो जो काम किस प्रकार से किया जाएगा, किस टेक्निक से किया जाएगा, उस टेक्निक पर ध्यान नहीं दे करके उसके परिणाम या उसका संक्षिप्त रूप पर ही ध्यान दिया है, जो कि गलत है। अगला पॉइंट है कि अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा। आलोचकों का यह भी मानना है कि उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण की जिस आवश्यकता पर बल दिया वह विश्व स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान करता है। ठीक, आगे कहा है कि जो उत्तर व्यवहारवाद है केवल उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या है, खाली जो है ये लिबरल के जो उसका जो स्टेटस है उसका ही प्रतिनिधित्व करता है। आलोचकों का तर्क है कि उत्तर व्यवहारवाद ने मानव मूल्यों की रक्षा पर अत्यधिक बल दिया है, किंतु वास्तव में ये मूल्य केवल उदारवादी राजनीतिक सामाजिक विचारधारा से संबंधित मूल्य ही है। आगे जो पॉइंट है, तीसरे विश्व के लिए सीमित महत्व। तीसरे विश्व के लिए सीमित महत्व है। आलोचकों का कहना है कि उत्तर व्यवहारवाद ने अपने मानव मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य एवं आधारभूत मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु तृतीय विश्व अर्थात एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महाद्वीपों की राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपन्नता तथा जनसंख्या विस्फोट से जूझती लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से इन मूल्यों का सीमित महत्व है। ये रहा इसकी आलोचना। लेकिन नीचे कहता है कि अंत में हम यह कहना उचित समझेंगे कि अनेक आधारों पर उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आलोचना तो की गई है, ठीक है, तो भी इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। सिर्फ आलोचना को ही नहीं देखेंगे, इसके महत्व को भी जानिए। क्या है महत्व? कि उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरावाद और व्यवहारवाद दोनों के दोषों को त्यागा है और इनके गुणों में उचित तालमेल व सामंजस्य भी स्थापित किया है। हैंस जे मॉर्गनथाउ तथा ब्रेकर ने उत्तर व्यवहारवाद के जन्म को एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। हैंस जे मॉर्गनथाउ हमने बोल दिया, सिर्फ हैंस है, ठीक है। तो ये रहा उत्तर व्यवहारवादी का क्वेश्चन, जितने भी प्रकार का हमने बताया वो समाप्त होता है।